यहाँ पर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10, जिस चैप्टर का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैप्टर का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस चैप्टर के फंडामेंटल्स पहले आपको समझना पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करने लगते हैं और फंडामेंटल्स उनको बिल्कुल क्लियर होते हैं। बच्चों जीएसटी भी कहते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जब आप शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो ये बन जाता है जीएसटी। इसको हम लोग बच्चों चैप्टर का नाम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली बच्चों आपको दो तरह के जीएसटी देखने के लिए मिलते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, उसको हम लोग कहते हैं एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। और बच्चों जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ठीक है ना, समझ गए ना। जब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो सीजीएसटी कहते हैं, और जब स्टेट गवर्नमेंट लगाती है तो एसजीएसटी कहते हैं। तो बच्चों इसके कुछ फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, उन फंडामेंटल टर्म्स को समझने के लिए अभी आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। वो क्या है? इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बच्चों ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, पहले तो बात समझने की कोशिश करिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये बच्चों होता है, मतलब कि कोई आपके पास आया और डायरेक्ट टैक्स आपसे लेकर के चला गया, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने टैक्स जमा तो किया है लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जमा किया है, आपने जिससे सामान खरीदा है उसको दिया है। अब जिससे आपने सामान खरीदा है उसको आपने टैक्स दिया, भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स वो सरकार को डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसने रिसिप्ट सही काटी है कि नहीं काटी है। तो जब आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स ना दे करके सीधा जहां से आप गुड्स वगैरह की परचेजिंग कर रहे हो वहां पे आप कोई टैक्स वगैरह देते हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हो, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से एब्रीविएट करते हैं, ये बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स नहीं होता ना, क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जमा करते, है ना। आप डायरेक्टली किसको देते हो? जहां से आप सामान खरीदते हो, जहां पे आप गुड्स की सप्लाई करते हो उसको देते हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में आप नहीं डालते। समझ गए ना। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीएसटी, ठीक है ना, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसा है? ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन द, किसके ऊपर है? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, उसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि सम टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते कि उसमें लिखा क्या है, इसलिए उन टर्म्स को पहले आप समझ लीजिए। क्या लिखा है? सम टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से बच्चों कौन कौन से टर्म रिलेटेड होंगे उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला टर्म क्या होता है? डीलर। बच्चों डीलर का नाम सुन करके ऐसे लगता है कि जैसे कोई मिट्टी का तेल लेके आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डीलर कुछ अलग होता है। चलिए, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नोन एज अ डीलर और ट्रेडर। अ डीलर कैन बी अ फर्म और अ कंपनी। समझ में आया? तो बच्चों डीलर कौन है? जो गुड्स को या सर्विसेज को खरीदता है, किसके लिए? रीसेल के लिए। यानी डीलर आपके द्वारा जो प्रोडक्ट खरीदता है उसको खुद नहीं कंज्यूम करता है, उसको रीसेल करता है। फिर से पहले खुद खरीदता है फिर वो कंज्यूमर को बेचता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? डीलर। डीलर का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि वो क्या है? ट्रेडर है, वो व्यापारी है। वो क्या करता है? होलसेल में परचेज करता है, फिर छोटे छोटे कंज्यूमर को, छोटी छोटी शॉप्स को, छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे लोगों को दे देता है।
इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डीलर। बच्चों नाम से ही क्लियर है ना, उसका नाम क्या है, डीलर, है ना। तो एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस टेक्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर, या उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं। अ डीलर कैन बी अ फर्म और अ कंपनी। ओनली अ डीलर, that means person or firm or company registered under GST is authorized to charge and collect GST on the sale of goods or services। अगर डीलर ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है जीएसटी में, तो डीलर ऑथराइज हो जाता है कि वो दूसरे लोगों से क्या ले सकता है, जीएसटी ले सकता है, जीएसटी दे भी सकता है सरकार को, क्योंकि जब लेगा तभी तो देगा ना। तो चलिए हम आगे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एनी पर्सन who buys goods or services, any person who buys goods or services for resale is known as a dealer। और बच्चों हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो डीलर क्या हो सकता है, डीलर बच्चों एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, वो उसकी फर्म भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है। तो ये भी आप बात लिख लीजिए, डीलर कैन बी अ फर्म, क्या हो सकती है, फर्म हो सकती है, और अ कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आया। और बच्चों ये तो मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट बता ही दिया है जिसको हम लिखवा नहीं रहे। अगर डीलर हमारे साथ रजिस्टर्ड है भारत सरकार की जीएसटी के साथ, उसने अपना पैन नंबर और आधार कार्ड दे करके अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, तो उसका मतलब ऑथराइज हो जाता है कि भैया वो जीएसटी दे भी सकते हैं और जीएसटी गवर्नमेंट को ले भी सकता है, दे भी सकता है, सारे काम कर सकता है। चलिए भाई दूसरा पार्ट। उसके बाद बच्चों आता है इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या आता है, इंट्रा स्टेट सेल्स। बच्चों दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन अ स्टेट्स। कभी अगर हम सेल को विद इन अ स्टेट कर रहे हैं, यानी कि हम यूपी में ही बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में, और अगर हम माल को सप्लाई कर रहे हैं कानपुर से लखनऊ, या हम सप्लाई कर रहे हैं लखनऊ से बहराइच, या हम सप्लाई कर रहे हैं बहराइच से गाजियाबाद, तो ये सारे स्टेट्स कहते हैं, ये सारे स्टेट्स आपके इंट्रा स्टेट है, यानी ये यूपी के अंदर ही लाई करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि मेरी जो सेल या परचेजिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, इंट्रा स्टेट हो रही है। इंट्रा स्टेट का मतलब बच्चों आप ब्रैकेट में भी लिख दो ना कि विद इन अ स्टेट। क्या होता है, विद इन अ स्टेट। तो बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है स्टेट के बाहर, उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट सेल्स, और जब स्टेट के अंदर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स। तो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सेम स्टेट और कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल्स। तो बच्चों मैं इस बात को लिख भी दे दे रहा हूं कि ऑफ गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एंड services within the same state, ठीक है ना, are called, क्या कहते हैं उसको, are called इंट्रा स्टेट सेल्स। याद रहेगा सब। चलिए तीसरा पॉइंट। अब बच्चों देखो तीसरा पॉइंट में वही लिखा है जो मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं, इंटर स्टेट सेल्स। क्या हेडिंग है, इंटर स्टेट सेल्स। ये बच्चों आपकी तीसरी हेडिंग होगी। क्या हेडिंग है, इंटर स्टेट सेल्स। चलिए तो मैंने बताया बच्चों अगर स्टेट के अंदर ही आप सेल परचेज कर रहे हो तो उसको इंट्रा कहते हैं। मान लीजिए आपने कानपुर से जयपुर में माल बेचा या जयपुर से माल खरीदा, तो ये इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो रही है आपकी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सेल्स कहेंगे। और आप क्या लिख सकते हो, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट आर कॉल्ड इंटरस्टेट सेल्स, ठीक है ना। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप सर्विसेज प्रोवाइडर हो
या माल बेचते हो, लेकिन कहाँ बेचते हो? आउटसाइड द स्टेट, यानी स्टेट के बाहर जाके, तो हम लोग क्या कहेंगे? आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? इंटर स्टेट सेल्स। क्या कहेंगे? इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं। चलिए चौथा पॉइंट बच्चों समझिएगा, लिखा है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। चलिए हेडिंग डालिए, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ये पॉइंट अभी हम लोग को समझना है कि भैया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में क्या फर्क है। हम पढ़ के आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी इज पेड बाय डीलर on the purchase of goods and services and is collected from customers on sale of goods and services. GST paid by dealer is called input and GST collected from a consumer is called output GST. तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा था काम, क्योंकि सारी चर्चा तो डीलर पे चल रही थी। अगर डीलर क्या करता है, जब क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है किसी भी स्टेट से, जब डीलर क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, भैया वो सेल तो तभी करेगा ना डीलर जब परचेज करेगा। तो जब डीलर गुड्स या सर्विसेज को जब परचेज करते समय जो भी जीएसटी देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। अब तो उन्होंने जीएसटी दे दी क्योंकि उसने माल खरीदा है रीसेल करने के लिए, लेकिन जब वो माल को रीसेल करेगा डीलर, यानी कंज्यूमर को बेचेगा, तो उनसे जो जीएसटी उसको कलेक्ट होगी वो क्या होगी? आउटपुट जीएसटी। उसे क्या कहेंगे? आउटपुट जीएसटी। यानी बच्चों, जब डीलर माल खरीदता है बेचने के लिए, अपनी गुड्स और सर्विसेज को रीसेल करने के लिए, कहीं ना कहीं से तो गुड्स खरीदेगा ना, तभी तो उसको रीसेल करेगा। तो जब खरीदेगा तो उस समय गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए जो उसने जीएसटी दी उसको कहेंगे इनपुट जीएसटी। लेकिन जब उसने उसको रीसेल कर दिया और कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। क्या बात समझ में आ गई? चलिए इस बात को लिखिए, जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स, जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन purchase of goods and services, ठीक है, and is collected from customers on sale of goods and services। ठीक है, समझ में? तो जीएसटी पेड बाय अ डीलर, जब जीएसटी डीलर ने पेड की थी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं उसको? इनपुट जीएसटी। एंड जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम अ कंज्यूमर या कस्टमर। यहाँ पे मैंने कस्टमर लिखा है तो मैं कस्टमर ही लिख देता हूँ, एंड जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पांचवा वाले पॉइंट में क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। ये तो बच्चों वही हेडिंग हो गई जिसका मैंने डिस्कशन सबसे आपसे स्टार्टिंग में किया था कि जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जीएसटी के जो भी टाइप्स हैं आप उनको समझने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या बोला था आपको कि भैया सीजीएसटी होता है, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। तो फर्स्ट कौन सा है? सीजीएसटी। सेकंड कौन सा है बताइए? एसजीएसटी।
टी, ठीक है ना। इसको बच्चों हम लोग यूटी जीएसटी भी कहते थे, लेकिन पहले नाम देते थे। अब स्टेट जीएसटी को यूटी जीएसटी नहीं कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और बच्चों एक थर्ड तरह का, तीसरे तरह का टैक्स और होता है, उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका नाम होता है आईजीएसटी। यानी कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि भैया जीएसटी दो तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली और एक होती है स्टेट वाली। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, एक जीएसटी और भी होती है जिसका नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका नाम क्या होता है, आईजीएसटी। चलिए बच्चों, तो इसका हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बोथ दीज टैक्सेस आर ऑन इंट्रा-स्टेट सेल्स, on sales of goods and services within a same state. In intra-state sales, GST is divided equally among center and state governments. तो बच्चों ये इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर 12% CGST होगा तो 12% SGST होगा, 9% CGST है तो 9% SGST होगा। समझ गए ना। तो इसका मतलब ये होता है इक्वल डिवाइड करके ये कंज्यूमर से लिए जाते हैं। इसलिए बच्चों अगर होटल वाले ने बिल बनाया होगा मान लो 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए में अगर वो 10% आपसे जीएसटी ले रहा है तो उसका मतलब 100 रुपए ले रहा है। तो 100 रुपए में 50 रुपए किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50 रुपए किसके होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के। ऐसे समझ लो कि 50 रुपए मोदी जी को देने हैं और 50 रुपए किसको देने हैं, योगी जी को देने हैं, क्योंकि योगी जी किसमें है, स्टेट गवर्नमेंट, और मोदी जी किसमें है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब 1000 का खाना खाओगे तो 100 रुपए किसको दोगे, मोदी जी और योगी जी को, दोनों को इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो ओवरऑल टैक्स 10% है, लेकिन जब आप एसजीएसटी और सीजीएसटी में करोगे तो वो दोनों को 5-5% मिल जाता है। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, लिखा है अ डीलर इन कर्नाटका सेल्स गुड्स वर्थ ₹3000। ठीक है ना। डीलर ने क्या किया है, कर्नाटक में उसने कुछ सामान बेचा है जिसकी कीमत कितनी है, 3000 रुपए। किसको बेचा है, कंज्यूमर को बेचा है, वो भी कर्नाटका में ही बेचा है। सपोज जीएसटी रेट इज 12% ऑन दीज गुड्स, देन जीएसटी विल कॉम्प्राइज ऑफ सीजीएसटी इज 6% एंड एसजीएसटी इज 6%। बच्चों समझ में आया कि भैया 12% है इस पे टैक्स जीएसटी का, तो 3000 का 12% कितना हुआ, 3000 का 12% हुआ 360 रुपए। अब 360 रुपए को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो 180 रुपए किसका आएगा, सीजीएसटी का, और 180 रुपए किसका आएगा, एसजीएसटी का। समझ में आया, ये मतलब होता है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और एग्जांपल है, ध्यान से सुनते रहिए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम लोग आईजीसीएसटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस पे मोस्टली क्वेश्चन कम ही बनते हैं, लेकिन अभी मैं आपको थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ तो आईजीसीएसटी के साथ में बता देता हूँ। तो लेकिन आपको इस बारे में लिख जरूर लेना चाहिए, अगर आपको मेरी पूरी तरह से आवाज आ रही है तो आप ये लिख जरूर लिख लीजिए कि भैया वैसे जो जीएसटी होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला आपको मैंने कौन सा बताया, सीजीएसटी, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, एसजीएसटी, थर्ड कौन सा बताया, आईजीएसटी। तो पहले दो तो समझ गए कि ये इक्वली डिवाइड होते हैं, समझ गए ना, ये क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपने 3000 का सामान खरीदा, उस पे जीएसटी 12% है, तो 3000 का 12% कितना हुआ, 360 रुपए। अब ये 360 रुपए को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दो, यानी कि 180 रुपए तुम्हारा हो जाएगा एसजीएसटी और 180 रुपए हो जाएगा तुम्हारा सीजीएसटी। चलिए आईजीसीएसटी को समझ लेते हैं। आईजीसीएसटी का बच्चों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता है बच्चों, फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बच्चों उसका पूरा नाम है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, हम दूसरा पेज भी क्रिएट कर लेते हैं इस थ्योरी को क्रिएट करने के लिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। IGCST is on interstate sales, that is on sales of goods and services outside the state. It is also
on import of goods and services into India and on export of goods and services outside India. IGCST goes to the central government. For example, a dealer from Madhya Pradesh sells goods worth rupees 50,000 to a dealer in a Punjab. यानी एक डीलर ने जो मध्य प्रदेश में रहता है उसने पंजाब के डीलर को 50,000 रुपए का सामान बेचा. Suppose GST is 18% on these goods, then the seller will collect 18% of 50,000. यानी मध्य प्रदेश के डीलर ने जब सामान बेचा पंजाब के डीलर को 50,000 रुपए का, तो उसने उसको 18% क्या लगा के दिया, क्या लगा के दिया, जीएसटी लगा के दिया. तो 50,000 का 18% बच्चों कितना हुआ, 9,000 रुपए. दैट इज 9,000 एज IGCST and the entire amount of IGST will go to the central government. तो बच्चों अगर कोई IGCST की रसीद काटता है तो वो ओवरऑल टैक्स होता है, और वो पूरा पूरा टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर लेती है. वो स्टेट में भी नहीं डिवाइड होता है और सेंट्रल में भी डिवाइड नहीं होता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा ही पूरा गप से खा जाती है. समझ गए. चलिए, तो मैंने बच्चों इंटीग्रेटेड टैक्स का भी बता दिया कि भैया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा पूरा किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है. चलिए अब बच्चों आगे आते हैं. जीएसटी रेट स्ट्रक्चर लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी. तो बच्चों हर बार बजट आता है तो बजट में जीएसटी की स्लैब्स आती हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जीएसटी रेट स्ट्रक्चर. बच्चों जैसे अभी आपने रिसेंटली 2024 में बजट सुना होगा, तो उसमें आपने सुना होगा जो लग्जरीज गाड़ियां होती हैं उसमें जीएसटी बढ़ाया गया है. एज वेल एज जो लग्जरीज गाड़ियां होती हैं, लग्जरी गाड़ियां बच्चों उनको कहते हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपए के ऊपर होती है, तो वो लग्जरी कार्स में आती है. तो उसमें बच्चों जीएसटी बढ़ा दिया गया है. और उसमें कौन से पार्ट पे स्पेशली जीएसटी बढ़ाया गया है, जो उनके सीट कवर होते हैं उस पे स्पेशली बढ़ाया गया है. तो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इस बात को भी लिखिए ध्यान से कि गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स. इनको 5 स्लैब्स में डिवाइड करते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी. तो बच्चों सबसे पहला, अब मेरी बात समझिएगा, सबसे पहला काम, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके घर में दाल खत्म हो गई है, अरहर की दाल. तो जो बच्चों आप अरहर की दाल लेने जाओगे ना, मतलब अरहर की दाल आप कैसे लोगे, खुली हुई दाल लोगे, वो आपको तौल करके दे देता है. 1 किलो पाओगे तो 1 किलो, 2 किलो पाओगे तो 2 किलो. तो अरहर की दाल पे बच्चों देखा होगा कि अगर आप रिलायंस से खरीदिए या कहीं से भी खरीदिए या बिग बाजार से खरीदिए या परचून की दुकान से खरीदिए, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता है. तो ये इसेंशियल खाने पीने के आइटम है, जैसे अरहर की दाल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, ये सब क्या है, इसेंशियल आदमी, इसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं. इनमें टैक्स क्या है, 0% है, क्योंकि ये क्या आते हैं, एग्रीकल्चर इनकम से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, खेती बाड़ी से. तो बच्चों पहला पार्ट हम लिखते हैं, लिखा है एसेंशियल आइटम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एसेंशियल आइटम बच्चों ज्यादातर क्या होता है, अनपैक्ड होता है. क्या होता है, अनपैक्ड होता है, अनपैक्ड फूड. तो उस पे बच्चों जीएसटी कितना है, 0%. सरकार कहती है भैया जब आप दाल खरीदोगे, चावल खरीदोगे, राजमा खरीदोगे, तरोई खरीदोगे, भिंडी खरीदोगे, कहीं से भी खरीदो, हमें तुमसे कोई भी टैक्स नहीं चाहिए. तुम पूरा पूरा खरीदो और पूरा पूरा पेट में डाल दो. ना मोदी जी को तरोई चाहिए, ना योगी जी को तरोई चाहिए. ठीक है. चलिए सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, कॉमन यूज आइटम्स. बच्चों कॉमन यूज आइटम्स में है. अब कॉमन यूज आइटम्स बच्चों कौन से हैं, जैसे मान लो साबुन, है ना, साबुन भी तो एसेंशियल आइटम में आता है, कॉमन यूज है. सरकार कहती है अच्छा 5% टैक्स दे दो. यानी अगर तुमने 100 रुपए का साबुन खरीदा तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ, 5 रुपए. तो आ जाएंगे मोदी और योगी,
कहेंगे भैया 2.5 रुपए हमारा और 2.5 रुपए मोदी का। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे लिखा है स्टैंडर्ड रेट। बच्चों कुछ भी ना समझ में आए ना तो स्टैंडर्ड रेट फिर कितना होता है 12%, यानी कि अगर होटल में खाना जाओगे तो 12% पे टैक्स पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट। फिर कह रहा है कि बहुत ही लग्जरियस होटल में खाना खाओगे तो उसमें मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स पड़ेगा उसका स्टैंडर्ड रेट कितना होता है 18%। तो बच्चों आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं, कुछ होटल्स आपने देखा होंगे कि वहां पर लिखा होता है सेल्फ सर्विस, यानी आप आइए, जैसे मान लीजिए आप बीकानेर में गए तो बीकानेर में ज्यादातर सेल्फ सर्विस होती है, कई सारे होटल्स में होती है। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है कि पहले आप काउंटर पे आइए, जो भी आपको खाना है वो देख लीजिए कितने का है, उसका आप पैसा पेड कर दो और पैसा पेड करने के बाद आपके पास एक रसीद आ जाएगी, वो रसीद लेकर के कुर्सी में बैठ जाओ और जब कुर्सी में बैठोगे और आपका नंबर आ जाएगा तो आप वापस काउंटर पे आओ, अपना सामान उठाओ और जगह पे जाके बैठ के खाओ। यानी बच्चों आपको सर्विस किसी ने नहीं दी। सर्विस का मतलब वेटर कभी नहीं आया। सर्विस का मतलब आपके पास वहां पर वेटर कोई भी नहीं आया जिसने आपको पानी रखा, ग्लास रखा, मतलब पानी पीने के लिए वो लोग कहते हैं कि वहां लगा है पानी भर करके पी लीजिए, है ना। तो बच्चों ऐसी सर्विस आपने कहाँ देखी है, जैसे डोमिनोज हो गई। डोमिनोज में क्या करते हैं, वो देने नहीं आते आपको पिज्जा, आपको पहले जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपका ऑर्डर आ जाएगा, वो ब्लिंक करेगा, आप खुद ही ऑर्डर उठाइए और अपना ला करके खाइए। तो यहाँ पे बच्चों आपको सर्विस नहीं दी जाती, सिर्फ गुड्स को सेल किया जाता है। तो वो कितना होता है 18%। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये बच्चों किस में लगेंगी, रेस्टोरेंट्स में लगेंगी। लेकिन अगर जो डोमिनोज की शॉप होगी तो उसमें कितना लगेगा 12% ही लगेगा। क्यों लग रहा है डोमिनोज की शॉप में, क्योंकि वो सर्विस नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको गुड्स दे रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट्स में आपको क्या मिलती है, सर्विसेज भी मिलती है, वेटर भी मिलता है और गुड्स भी मिलता है, खाने का आइटम भी मिलता है, इसलिए वहां पे 18% है। इसलिए बच्चों रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो 18% टैक्स है। लेकिन आप पिज्जा और बर्गर खाने जाओगे बर्गर किंग तो वो सेल्फ सर्विस होती है। आपने ध्यान दिया होगा बर्गर किंग का जो बर्गर होता है वो सस्ता होता है। डोमिनोज का 100 रुपए का पिज्जा भी खा लेते हो वहां बैठ करके, है ना, क्योंकि वो क्या है उस पर टैक्स कम है, क्योंकि वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही क्या कर रहे हो, खुद ही ऑर्डर ले रहे हो, खुद ही दे रहे हो और खुद ही जा करके ले करके बैठ के खा रहे हो। समझ में आया। इसीलिए बच्चों वहां पे टैक्स भी क्या पड़ता है, कम पड़ता है। लेकिन बच्चों जो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहां पे सर्विसेज के नाम पे तुमसे क्या लेते हैं, 6% ज्यादा ले लेते हैं, 12% की जगह 18% ले लेते हैं। यानी 100 रुपए में 18 रुपया उनका हो जाता है। समझ में आया। और बच्चों अगर बहुत ही लग्जरी चले जाओगे, यानी लग्जरी होटल समझते हो, जैसे 7 स्टार, 10 स्टार, 14 स्टार, ये सारे होटल्स होते हैं, तो तुम कहोगे सर ये लग्जरी होटल किनके लिए होते हैं, ये सेलिब्रिटीज के लिए होते हैं या मिनिस्टर्स वगैरह के लिए होते हैं। यहाँ पे टैक्स कितना होता है 28%। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा होता है, सब कुछ, दुनिया की जितनी अय्याशी होती है सब होती है वहां पे। उनको ड्रिंक भी देते हैं, मस्ती भी कराते हैं, जितना होता है सब, और उस पर लगा भी टैक्स देते हैं कितना 28% टैक्स। यानी कि तुम अगर 1,000 का खाना खाओगे तो 280 रुपए उनके टैक्स हो गया। ठीक है ना। सरकार कह रही है जब तुम इतना मजा ले रहे हो तो थोड़ा हमको भी दो, इसलिए टैक्स कितना हो गया 28%। अगर मजे लेने के पैसे नहीं है तो मजा लेने क्यों आए, जाओ वापस। अगर मजा लेना है तो हमको भी दो कुछ, कितना 28%। तुम कहोगे सर 28% तो बहुत टैक्स हो गया। अब बेटा वो तो है ही, इसलिए लिखते हैं लग्जरी एंड टबैको आइटम्स, यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ उस होटल में आपको दिए जा रहे होंगे वो किससे बेचे जाएंगे, उस पर 28% टैक्स लगा के आपको बेचा जाएगा। समझ रहे हो। ये इसलिए होटल के अंदर लोग ड्रिंक कम करते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक का ग्लास भी बहुत महंगा देते हैं। समझ में आया। इसीलिए तो तुमने कहा सर समझ में तो आ गया, हमने कहा समझ गए तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगर थ्योरी बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती है और वो क्वेश्चन में जगह जगह पे अटकते रहते हैं,
और टीचर उसे पूछते रहते हैं, सर इसका मतलब बता दो, सर इसका मतलब बता दो। तो उसका कारण बच्चों यही होता है कि उनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं होती है। अब बच्चों आगे देखिए, आगे हमारी थ्योरी कौन सी है, इनपुट जीएसटी क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईटीसी भी कहते हैं या आईजीसी भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इनपुट जीएसटी क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दोनों बच्चों एक ही नाम होते हैं, इनका क्या मतलब होता है समझिए। लिखा है, लिखा है, every dealer registered under GST is entitled to set off input GST, that is GST paid, against output GST, that is GST collected as follows। तो लिखा है इनपुट जीएसटी यानी कि सीजीएसटी क्रेडिट, आउटपुट जीएसटी, फर्स्ट सीजीएसटी देन आईजीएसटी। तो बच्चों ये कुछ स्लैब्स बने हुए हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप अब समझ लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा आपके क्वेश्चंस उठाऊंगा और क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ज्यादा समझाऊंगा। तो आप लोग सब तैयार हैं बच्चों, तैयार हैं?